हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपके सब्जेक्ट्स एंड कोर्स के अकॉर्डिंग आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सो आज की वीडियो में भी हम कुछ इसी तरीके की चीज़ को देखेंगे, बट ये जो वीडियो है BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उनके सबसे पहले तो नहीं, लेकिन जो मेन कोर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स DSE जो है C, उसमें पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को प्रोवाइड किया गया है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंसर किस तरीके से लिखना है, कैसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, और अगर किसी क्वेश्चन को बनाकर लिखना है तो वो कैसे लिखना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटर होगा आप इस वीडियो को अपने सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के मुताबिक ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधा प्रस्तावना के बारे में पूछा जा रहा है, और प्रस्तावना जो है आप लोगों को मैंने बहुत ही डीपली पढ़ा रखी है, ठीक है। अब एक चीज़, आप लोगों को आंसर इतना नहीं लिखना होता, आप लोगों को आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, उसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वो वीडियो भी मिल जाएगी। सो आप लोग अपने आंसर के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करना, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में स्टार्ट करना। उसके बाद आप अपने प्रीएम्बल को डिस्क्राइब कर देना कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, व्हाट इज़ प्रस्तावना, ओके। और जहाँ देखो एक चीज़, और अगर और लग जाता है, अथवा लग जाता है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है या तो ये अटैम्प्ट करो या तो ये अटैम्प्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भी कर लो और ये भी कर लो और वो भी कर लो। और का मतलब दिया जाता है या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ये था, अब नीचे वाला है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत डायरेक्ट पूछे गए हैं, बिल्कुल भी घुमाया नहीं गया है। पूरी फर्स्ट यूनिट को यहाँ पर चिपका दिया गया है फेविकॉल से, और ये क्वेश्चन आपके आने कंपलसरी हैं। आपकी मुख्य विशेषताएं या फिर प्रस्तावना पर तो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और वास्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिस्कस द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए कि अमेंडमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं, कब कब होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अमेंडमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो उतार दी जाएंगी। और डिस्कस द ब्रीफ द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव क्षेत्रों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा घुमा हुआ। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, देखो आप लोग इंडिया में रहते हो, आपको ये पता है कि जैसे कि अगर मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू जो समझाया था वो तो बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब के थ्रू जो अब फर्स्ट टाइम या फिर पहले से ही जुड़े हुए हैं बट क्लासेस हमसे कोचिंग वगैरह अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उन बच्चों को भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो मैप है उसमें इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। अब जो हमारा सेंटर होता है ना, सेंट्रल स्टेट जो होती है वो भी हमारी दिल्ली है। तो जो भी काम होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं दिल्ली से ही होती हैं, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव क्षेत्रों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब जब एक चीज़, मान लो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं ही एक हैंडल करने वाली हूँ, मेरे साथ ना कोई पार्टनर में टीचर है, ना मैं मॉनिटर बना सकती हूँ, ना मैं डिप्टी प्रीफेक्ट बना सकती हूँ, ना प्रीफेक्ट बना सकती हूँ, लेकिन और सारी चीज़ें मुझे खुद हैंडल करनी है, तो मुझ पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि 100 तरीके के लोग हैं, 100 तरीके की बातें हैं, 100
तरीके के दिमाग हैं, उनके अलावा मैं 101 और हो गई। ठीक है, तो वही वाली चीज़ केंद्र राज्य संबंधों में तनाव क्षेत्रों की संक्षिप्त चर्चा करनी है कि अब मुझे क्या, यहाँ पर मेरे तनाव बढ़ गए। अब ये फलाने 50 लड़के हैं, 50 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब उन 50 लड़के लड़कियों में से कोई एक आ रहा है, कोई एक नहीं आ रहा, कोई बंक कर रहा है, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, कोई घर से निकलता है, कॉलेज नहीं पहुँचता है, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी चला जाता है, घूमने चला जाता है, कोई रिलेटिव्स क्या चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के साथ क्या हो रहा है, सेंटर जो है ना, सेंटर मीन्स मैं जो हूँ, मेरे पर तनाव पैदा हो रहा है, पेरेंट्स मुझे आके बोल रहे हैं। वैसे ही जो बाकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आकर बोलती है अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपको केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्रों को इस तरीके से स्पष्ट करना है। होप सो कि मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया है अपना और आप लोगों को मिला के, तो वो आप लोगों को समझ आ गया हो। नहीं समझ आया होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कहीं भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति डायरेक्ट आपको यहाँ पर उतारना है, बनते बनाए मार्क्स को बिल्कुल मत गंवाना। राष्ट्रपति पे, लोकसभा पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दो कोर्ट्स में से इन पर तो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर रखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप 3 वास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और एक शॉर्ट नोट अटैम्प्ट कर लो, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको प्रिपेयर रखना। तो राष्ट्रपति का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको घुमाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें लिखना क्या क्या है, उनके क्वालिफिकेशन हैं, उनके कार्य हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको हटा कौन सकता है, उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूव करनी है, बतानी है, तो आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप राष्ट्रपति नहीं बताना चाहते तो राज्य विधानसभा की संरचना और कार्यों को समझा दो। इसमें भी डायरेक्ट पूछा गया है, राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी घुमाया नहीं गया है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट। राज्य में उच्च न्यायालयों की शक्ति और कार्यों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, राज्यों में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी पावर और उनके काम का परीक्षण आपको करना है। इसके बीच में कि हाई कोर्ट्स को किस तरीके की पावर कब दी गई, गोलकनाथ वाले केस आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा 2-3 और केस हैं, आपको केशव आनंद भारती केस है, उसको मेंशन करना है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है बुक के अंदर से या फिर और भी चीज़ों से एग्जाम्पल्स दे के, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये सारी चीज़ें बता देते हैं तो आपके पूरे आंसर होंगे। टीचर बिना पढ़े आपको मार्क्स देगा। हाँ, वो कैसे देगा कि वो भी मैंने आपको आंसर राइटिंग में बता रखा है कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो एक बार बेहतर होगा कि अगर आपने अटेंड नहीं करा है उस लेक्चर को तो प्लीज़ अटेंड कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपसे अगर आप वो जवाब नहीं दे पा रहे हो तो चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर जो है, उसका काम जो है, आप उसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आप ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। जिस तरीके के क्वेश्चन आने हैं ना पेपर में, मैं वो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी चीज़ को दिमाग में रखो, इसी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ खुद के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भारत में क्षेत्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद वाले चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसमें आंसर बताने वाली कोई चीज़ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें इतना मत घबराओ। इसमें अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा है, अगर हाँ देखो आपने, अगर अब आपके पास टाइम कम बचा है, अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो बेटर होगा कि आप उन चैप्टर्स की समरी पढ़ लो। ठीक है, समरी मतलब कि आप लोगों को जैसे समरी के बेस पर आपको कहीं कोई यूट्यूब लेक्चर मिलते हैं या फिर कोई टीचर समझा सकते हैं या फिर हमारी टीम तो आपके लिए है ही,
बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग उन चीज़ों को ना ब्रीफली समझ लो कि हाँ इसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं और मुझसे क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके डाउट्स होंगे ना सारे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आप अपना आंसर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर पाओगे। और भारत में पंचायती राज की कार्य प्रणाली का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप अपने हाथ पर अपना सर रख कर बैठ गए कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं कहाँ से आया है। ऐसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है, क्या? पंचायती राज। अब आपने जहाँ यहाँ नोट कर लिया ना पंचायती राज, तो आपको सीधा पंचायती राज बुक में से उठाकर दिमाग से उठाकर कॉपी में लिख देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट पंचायती राज लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल घबराओ नहीं, जहाँ घबरा गए वहीं पर ही आपका आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जो एक बच्चे को हो जाता है ना कि हाँ ये भी आता है, लेकिन जब बच्चा पेपर करने बैठता है तो ये नेचुरली है स्टूडेंट्स, बच्चा भूल जाता है। अब आप एक चीज़ लिखने जा रहे हो, अब ये स्कूल का टाइम तो है नहीं जो आपने अगर 2.5 पेज का आंसर लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल गए। 2.5 पेज भी ओवर हो जाते थे, 1.5 पेज का 1 पेज का बहुत आंसर माना जाता था। ठीक है, लेकिन ये कॉलेज है तो आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उसके अलावा डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रमुख स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताने हैं कि हमें कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्ला 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 कहाँ से हमने कौन सा संविधान के लिए चीज़ को उठाया है। ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है कि इस संविधान में ये है, इसकी ये स्रोत यहाँ से लिया गया है, ये कमेटियाँ बिठाई गई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि B.R. अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको ज़रूर मेंशन करना। B.R. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे और इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन आप दोगे ना तो टीचर को पता लगेगा कि बच्चा जो है पढ़ लिख कर आया है, बच्चा पढ़ा लिखा है। और जहाँ पर वो ड्राफ्टिंग कमेटी को देख लेगा ना वहीं पर ही वो कहेगा कि आ बेटा आजा, मैं तुझे पूरे मार्क्स दे के माला भी पहना दूँ। खैर, तो ये चीज़ आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और राइट एन एसे ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक सिद्धांत भी बहुत ईजी हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों के कौन से आर्टिकल से शुरू होकर कौन से आर्टिकल पर फिनिश हैं, प्लीज़ आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज़ होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो मुझसे आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे, तो वो मैं आपको बता दूंगी, तब भी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ ही होगी। ठीक है, सो अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रीवियस अपने जो आपके सीनियर्स हैं, जिन बच्चों को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप उनसे कभी पूछना कि हमने उन लोगों के साथ इसी तरीके से क्विज़ खेल कर उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दिया था और उन बच्चों के पेपर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हुए और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर ऑनलाइन हुए तो सभी पास हुए हैं, बहुत बच्चा फेल भी हुआ था। जो बच्चा पढ़कर आंसर नहीं लिख रहा था, देखकर भी अगर पढ़कर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ना आपके स्टूडेंट होने का। तो बच्चे फेल भी हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोगों को अगर कुछ पता है या फिर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर किया करो, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को देखकर अपने आप को एक तरीके से डेवलप कर सकें। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले आपसे हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया था, अब आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। टोटल एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, कब किस सिचुएशन में वो हट सकते हैं, वगैरह वगैरह। और एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर, बस डायरेक्ट गवर्नर बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि भाई क्वेश्चन जो है ना वो कैसे आएंगे और हमें अटैम्प्ट कैसे करना है। डिस्कस द नेचर एंड रोल प्लेड बाय कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सीधी बात है, इन्होंने बोला है कि भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जाति द्वारा निभाई जाने वाली प्रकृति और भूमिका की विवेचना करनी है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर जाति को इंक्लूड किया जा रहा है और जाति को इंक्लूड करके किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरीके से आपस में जो लोगों में नफ़रतें बढ़ चुकी हैं वो कैसे हो रही हैं, किस तरीके से जातियों को पॉइंट आउट कर कर पॉलिटिक्स खेली जाती है, पॉलिटिक्स अपनाई जाती है। इस टाइप की चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और डिस्कस द मेन फीचर, मतलब डायरेक्ट आपसे 73rd अमेंडमेंट पूछा जा रहा है। 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, ये दोनों जो हैं इन दोनों पर शॉर्ट नोट भी आएगा और वास्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो इसको तो और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। आप जब ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में उतारो तो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से अब तक बताए हैं उन क्वेश्चन के आगे पीछे स्टार लगा लेना, तो आपको पता लगेगा कि यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आप लोगों के जो भी डाउट्स हों भाई मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार मैम क्या सोचेंगी कि हमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी कुछ। देखो बच्चा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो बेटर ये है कि शर्म के मारे फेल होने से बेटर है कि आप पूछ कर पास हो जाओ। What are the composition of powers and functions of the लोकसभा in India? अब यहाँ पर आपसे लोकसभा पूछी जा रही है, हो सकता है आपसे राज्यसभा भी पूछी जाए, राज्यसभा पीछे पड़ा है, वैसे ही हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी हैं। और एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है हमारे मुख्यमंत्री भाई साहब, उनके बारे में बताना है, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनको मिलता है, क्या उनको रिटायर होने के बाद मिलता है, उनके कार्य क्या होते हैं, किन सिचुएशन में उनको पद से हटाया जा सकता है और वो क्या क्या गलतियां करने पर अपने पद को खो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब के अंदर बतानी है, मेंशन करनी है। What are the emergency provision given in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में दिए गए आपातकालीन प्रावधान क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब आप बोलोगे कि यार क्या है हमें तो पता ही नहीं है। पता होना चाहिए। भारत में 3 तरीके की एमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल एमरजेंसी है हमारी, और भी 2 तरीके की है, इनर एमरजेंसी एंड आउटर एमरजेंसी, ठीक है। मतलब कि वो एक देश के अंदर और एक देश के बाहर देखने के लिए एमरजेंसी। अब जैसे कि कोई बॉर्डर वगैरह पे लड़ाई हो रही है, कुछ है, तो वो वाली एमरजेंसी अलग है। गृह युद्ध होते हैं, स्टेट्स में आपस में लड़ाई होना, वहाँ हमारी आ जाती है इनर एमरजेंसी। और अगर पूरी कंट्री पर पैसे की कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ हुई है, जस्ट लाइक एग्जांपल जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, भूकंप आने की वजह से सुनामी बहुत आती है और सुनामी में पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं, कितने लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर अब क्या होता है, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसके थ्रू ये चीज़ हो जाती है कि चीज़ों को ना ज़्यादा दाम पे बेचा जाएगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि चीज़ों को दाम पर बेचा ही नहीं जाएगा, आप उसको खाने के दो हम आपको खाने को देंगे, हमें कोई और खाने को देगा, इस तरीके से साइकिल चलाई जाती है। तो इंडिया में तो खैर फाइनेंशियल एमरजेंसी आज तक कभी लगी नहीं है, लेकिन जो बाकी 2 एमरजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल लगी हैं, 3 सिचुएशंस में लगी हैं। उन तीनों सिचुएशंस को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है जो मैंने आपको बताया है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो। कमेंट में बच्चा डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इतनी लंबी टाइपिंग नहीं हो पाती। टेलीग्राम पर तो ये है कि आपको रिकॉर्डिंग भेजकर भी समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में से निकालो, वहाँ जाओ एंड निकी मैम मतलब मुझे आप पर्सनल मैसेज करो और पूछ लो आपका जो भी क्वेश्चन है। ओके, सो आप लोगों को एमरजेंसी इस क्वेश्चन में तीनों एमरजेंसी बतानी है। तीनों एमरजेंसी में से 2 एमरजेंसियाँ कब कहाँ और कैसे लगी हैं वो भी आपको बतानी है। सो BA प्रोग्राम के मेन कोर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ विद आंसर्स मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। होप सो कि आप लोगों के पास अब कोई भी डाउट नहीं हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।